यस क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। राइट। मैं बात करूं, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सीए इंटर के अंदर का बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार पेपर जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का डिस्कशन करें, सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपका हर एक सब्जेक्ट सीए इंटर के अंदर 100 मार्क्स का है। हर पेपर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक तो है आपका एमसीक्यू वाला पार्ट और एक है आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट। हर पेपर के अंदर 30 मार्क्स के तो आएंगे आपके एमसीक्यू, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 30 क्वेश्चन। मतलब हर क्वेश्चन हो गया 1 मार्क का, जो वहीं पे आपको सबमिट करके आना पड़ेगा और जो कि फिल किया जाएगा ओएमआर शीट के अंदर। मतलब वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। फिर बात हो जाती है आपके सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट है आपका 70 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स ईच, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 करना है कंपल्सरी, करना ही करना है पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आगे की आप लोगों से बातचीत करूं तो आपके बचे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको अटेंड करने हैं ओनली 4 क्वेश्चंस। ये केवल कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं, ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होता है। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा पार्ट 2 के अंदर। अब हो सकता है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर दो क्वेश्चन 7 मार्क्स के देखने को मिले, 8 और 6 का देखने को मिले। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा, कौन से टॉपिक में से, कौन से सब्जेक्ट में से दिया जा रहा है। यह है आपका सिंपल सा कंसेप्ट पेपर पैटर्न के बिहाफ पे। उसके बाद अब अपन बातचीत कर लेते हैं अपना जो ये मेन सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या है और हमें किस किस तरीके से पढ़ना है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब बात आती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को देखनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन कहलाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी तरीके का सिलेबस होता है तो उस सिलेबस को 3 तरीके से या 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। 3 और 4 तरीके से डिवाइड करने का यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इजी टू टफ लेवल पे जाया जाएगा। ऐसा तो ही नहीं सीधा टफ से स्टार्ट किया जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस आपका डिजाइंड है, उसके अंदर सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आ जाता है
मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपका आ जाता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। जब मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा कि आखिर ये कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। बेसिक्स के बाद आपको बताया जाएगा कि भैया जब कॉस्ट की कंप्यूटेशन की बात होती है तो कॉस्ट के कंप्यूटेशन के अंदर मटेरियल भी लगता है, कॉस्ट के कंप्यूटेशन के अंदर लेबर भी लगती है और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी लगते हैं। कॉस्ट के कंप्यूटेशन के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है जिसको हम बेसिकली ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। अब इन सबको पढ़ने के बाद इन सभी का करना पड़ेगा कंप्यूटेशन, टोटल निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट के लिए। तो उस टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग करते हैं पूरी की पूरी स्टडी रिलेटेड टू कॉस्ट शीट और बाद में हम पढ़ते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग नामक टॉपिक से चर्चा। बेसिक पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया, कॉस्ट शीट पढ़ ली। इन सभी को पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। ये सारा का सारा पार्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी भी सर्विस को जब बनाया जनरेट किया जाता है तो उसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो भैया प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके के आते हैं, सर्विसेज भी अलग अलग तरीके की होती हैं। तो क्या कॉस्ट का कंप्यूटेशन दोनों का एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दोनों का कंप्यूटेशन होगा एकदम अलग अलग। तो उन अलग अलग मेथड की स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स। मैं बोल रहा हूं किस चीज के लिए? कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए हम लोगों को पढ़ने होते हैं कॉस्ट के मेथड्स। इनके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर हम इसके अंदर पढ़ते हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। फिर हम लोग पढ़ते हैं सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। ये बेसिक। इसके बाद हम लोग जाते हैं एडवांस वर्जन पे, जहां पे मैंने आपको बोला जब तक हम किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक एडवांस पे नहीं जा सकते। बेसिक बेसिक नॉलेज लेने के बाद और एडवांस नॉलेज लेने के बाद अब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एडवांस वर्जन है वो आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। हम लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, हम लोगों को मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। तो उन डिसीजंस को लेने के लिए, हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, हमारी फ्यूचर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग।
ये हम लोग पढ़ते हैं ड्यू टू द कॉस्ट कंट्रोल करने के पर्पस से एंड कॉस्ट को रिड्यूस करने के पर्पस से। जहां पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर हम लोग पढ़ते हैं बजट, और लास्ट के अंदर हम पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब कॉस्टिंग की बात आती है तो ये सारा का सारा सिलेबस हम लोगों को पढ़ना होता है। तो चैप्टर अगर मैं काउंट करूं तो ये है अराउंड 15 चैप्टर्स टोटल, राइट। एग्जाम के अंदर आप बोलेंगे सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, कोई नहीं बताएगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। हमारे सीए इंटर के अंदर हर चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राइट। बेसिकली अगर देखूं, जो 70 मार्क्स का पार्ट बी आ रहा है ना, उस 70 मार्क्स के पार्ट बी के अंदर 20 to 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स, मतलब हर पार्ट अपने आप में सेम नंबर्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ये हमें यूं के यूं ही पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है। डन। एक बार आप सिलेबस को नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे।
देखो बेटा, अपन सिलेबस के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अगला आखिर हमारा सिलेबस क्या है। तो आपके सामने है पेपर नंबर 4, कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपके मई 2026 के बाद एप्लीकेबल होगा और आप एग्जाम देने वाले हैं सितंबर 2026 में या फिर जनवरी 2026 के अंदर। राइट। मई 2026 से ये पेपर हमारे लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अब इसका एक बार कंटेंट देखिए। इंट्रोडक्शन, यही बात बोली मैंने अभी अभी आपको। मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब हो गया लेबर एंड एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मॉड्यूल 2 में गए तो मिला यूनिट और बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग। ये मैंने पार्ट बी के अंदर डाला था। पार्ट सी के अंदर मैंने 4 चीजें डाली: स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये अपन ने डाला है चारों के चारों पार्ट सी के अंदर। ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपका सिंपल सा सिस्टम रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा कि 30 तो एमसीक्यू है ही है, तो इसके लिए थियोरटिकल और कंसेप्चुअल रेडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये 30 मार्क्स हमने सेव कर लिए, फिर पास होने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 ही चाहिए। अगर ये 30 के 30 हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। पास होने के लिए नहीं, हाई मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। 15 चैप्टर देख के लग रहा है कि कंटेंट बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो बहुत बड़े हैं, बाकी सारे चैप्टर नॉर्मल तरीके से ही पढ़े जाएंगे। राइट। चलिए, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन से। जो इंट्रोडक्शन आपको आने वाले 3 4 दिन पढ़ाया जाएगा, वो पूरी कॉस्टिंग को डिसाइड करेगा। तो बी सीरियस ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट। समझना। सबसे पहले आता है कॉस्ट, उसके बाद आती है कॉस्टिंग, उसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे लास्ट में आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। सारी की सारी मोह माया इन्हीं के आगे पीछे घूम रही है। अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल से, शॉर्ट से, स्वीट से शब्दों में समझना है। हम लोग मार्केट में किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके के सर्विसेज को बनाते हैं। हम लोग किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बना लें या फिर किसी भी इस तरीके की सर्विसेज को बनाएं, पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मार्केट में सेल करेंगे, तभी जाके मुझे प्रॉफिट होगा। इससे पहले तो हो नहीं सकता। मैं तो भैया मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं कि मुझे किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बनाना है या फिर किसी भी तरीके की सर्विस को जनरेट करना है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना। किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन भैया समस्या तो ये है ना, ये रॉ मटेरियल भी कहां से आएगा? ये रॉ मटेरियल भी कहां से आएगा?
एक्सट्रैक्शन करके, माइनिंग करके, यूं तो मिलने वाला नहीं है। मुझे अगर आयरन चाहिए तो पहले आयरन ओर की माइनिंग करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मुझे अगर स्टोन चाहिए तो भी माइनिंग करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक्सट्रैक्शन या माइनिंग। अच्छा, जितना भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, ये सारे के सारे कहलाते हैं रिसोर्सेस, जो कि सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। सारे के सारे अर्थ पे पहले से है, अवेलेबल है। हम लोग माइनिंग वगैरह करके इनको सबको रेडी करते हैं, राइट। तो जब कभी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इसके कन्वर्ट करने पे बहुत सारे रिसोर्सेस यूज में आते हैं। उन रिसोर्सेस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस, और एक हो गए ह्यूमन रिसोर्सेस, और एक हो गए आर्टिफिशियल। मटेरियल खुद नेचुरल रिसोर्स है। मटेरियल अपने आप में खुद में एक नेचुरल रिसोर्स है। मटेरियल को बनाने के लिए लैंड का यूज भी तो लेंगे। लैंड भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन की बात करूं तो ये एक तरीके का फिजिकल रिसोर्स है। भैया लेबर को तो लगाओगे ना, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट सर्विस को जनरेट करना है तो लेबर तो लगेगी लगेगी। आर्टिफिशियल रिसोर्सेस के अंदर डिजाइनिंग हो गई, राइट। उसके अलावा एक रिसोर्स और आ जाता है जो हम खुद जनरेट करते हैं, उसको आर्टिफिशियल नहीं बोल के अपन बोल देते हैं अदर रिसोर्सेस, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। जब तक कैपिटल नहीं लगेगी तब तक बिजनेस तो किया ही नहीं जा सकता, मैन्युफैक्चरिंग तो की नहीं जा सकती है। तो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने में लगेंगे रिसोर्सेस, और उस रिसोर्सेस की सबसे पहली कैटेगरी हो गई नेचुरल, जिसके अंदर हो गया मटेरियल और लैंड। लैंड को रिटर्न में हमें देना पड़ता है रेंट, लेबर को रिटर्न में देनी पड़ती है वेजेस, कैपिटल को रिटर्न के अंदर देना पड़ता है इंटरेस्ट, तब जाकर के एक प्रोडक्ट बनकर के तैयार होगा। इन सभी के टोटल को बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोला सुनना, फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और जनरेटिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस, we use resources either natural और आर्टिफिशियल, या तो वो नेचुरल होंगे या फिर वो आर्टिफिशियल होंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज रिसोर्सेस आर कॉस्ट। जितने भी रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड के केस में रेंट, लेबर के केस में वेजेस, कैपिटल के केस में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को सैलरी, प्रॉफिट तो बाद में होगा। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेस मिलकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज को जनरेट कर रहे हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू है उसे क्या बोला जाता है,
कॉस्ट। बात आई समझ में? इंट्रोडक्शन, कॉस्ट लिख के डेफिनेशन, फिर वो वाला चार्ट बनाएंगे। कॉपी तो है नहीं भैया आज अपने पास। इसे नोट कर लिया? चलो, अच्छा, आपके इस पेपर में एक खासियत और है। अपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। 6 क्वेश्चन में से कितने करना जरूरी है? 5। जिसमें से एक तो कंपलसरी है, बाकी 5 क्वेश्चन में से केवल 4 करने हैं। इधर भी आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन आ जाता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो 95% केसेस में आएगा थ्योरी 3 पार्ट में। 5 5 4, 5 5 10 और 4 14 नंबर की। तो ये थ्योरी भी आप अटेंड कर सकते हैं। राइट, चलो वापस आते हैं। ये तो हो गया कॉपी सभी का। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अपन बात कर रहे हैं सर्विसेज की। प्रोडक्ट बहुत तरीके के आते हैं मार्केट के अंदर।
मैं तो पहले नॉर्मल गारमेंट्स की बात कर लेता हूँ। क्लॉथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं। अब गारमेंट्स के अंदर आपने देखा हो साइज के, एक सेम साइज के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर एक डिजाइन है तो वो हर साइज के अंदर डिजाइन मिलेगी। एक्स, एल, एम, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, एस, शॉर्ट, सब में मिलेगा, सेम डिजाइन मिलेगी। तो उन गुड्स को क्या अलग अलग बनाया गया होगा या बल्क में बनाया गया होगा? बल्क में बनाया जाएगा, एक एक तो बनाएंगे नहीं, किसमें बनेगा? मशीन के अंदर डालते हैं, बल्क में बनता है। एक होते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे शुगर की बात कर लो, पहले शुगर केन लेंगे, शुगर केन को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? जूस में। जूस को उबाला जाएगा, फिर बनेगा जैगरी, गुड़। गुड़ से फिर बनाई, बाद में बनाई जाएगी चीनी। तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रॉपर एक लगेगी प्रोसेस। मार्केट में एक काम होता है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। रोड का हो गया, ब्रिज का हो गया, रेल लाइन का हो गया, अलग अलग होते, कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स का हो गया। कंस्ट्रक्शन होता है सभी का। अब ये तो कर नहीं सकते, ये पब्लिक को देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है इनका कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे कंस्ट्रक्शन आकर के करके दे जाओ। ठीक है। इन क्लॉथ के अंदर ही जब आपके घर में कोई शादी वगैरह होती है तो आप कुछ डिजाइनर सूट वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, वो गारमेंट जैसा नहीं होता, वो स्पेसिफिक डिजाइन वाली होती है। एक मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा, जो शादी के लहंगे वगैरह डिजाइन करता है हमारे। कुछ टेलर्स फेमस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। घर पे पेंट करवाना है, पेंट तो ठीक है, लेकिन एक दीवार अलग से पेंट करवानी है तो उसके लिए अलग से एक पर्सन को बुलाना पड़ता है। तो मतलब किसी भी तरीके का स्पेसिफिक वर्क। सर्विसेज तो अपने आप में ही अलग होती हैं, क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं। अब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस, इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो सबको कैलकुलेट क्या एक जैसा किया जाएगा या अलग अलग तरीकों से किया जाएगा? अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। प्रोडक्ट बल्क में बना तो वहां पर हम लोग बैच कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेस यूज में आ रही है तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो वहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करेंगे। स्पेसिफिक वर्क है तो वहां पर हम यूज करेंगे जॉब कॉस्टिंग का, और सर्विस के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का। अल्टीमेट ये काम किया गया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट को पढ़ने के लिए हम लोग कॉस्ट के पढ़ते हैं मेथड्स। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं कॉस्ट को कंट्रोल भी करूं एंड कॉस्ट को रिड्यूस भी करूं। तो इसके लिए मुझे पढ़नी पड़ेंगी टेक्निक्स, जैसा कि अपना पहला भी डिस्कशन हुआ था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग। बात हुई थी अभी अभी अपनी। ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूँ, सुनना।
for the computation of cost and controlling the cost, we need methods and techniques. These methods and techniques are regarded as कॉस्टिंग. कॉस्ट के जितने भी मेथड्स होते हैं और जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनको कंबाइन कर लिया जाए तो वो बन जाती है कॉस्टिंग. फॉर कंप्यूटेशन एंड controlling the cost, we have to record it and summarize it. This process is cost accounting. For accounting, we need some rules and regulations. भैया कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? और रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कहाँ पढ़ने को मिलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी में. डन. पहले कॉस्टिंग को नोट करो, फिर चार्ट बनाएंगे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी को लेंगे. डन. इसे करिए कॉपी. और आज के लिए अपन रखेंगे भी इतना ही. ठीक है. धन्यवाद ऑल. बाकी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में.